जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और उम्मीद है कि आपकी प्रिपरेशन भी सही तरीके से चल रही होगी। मैं आशीष पांडे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी विथ आशु पर। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हिंदी मीडियम से सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जा रही है। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप लोग एक बार चैनल पर जाइए, विजिट करिए और प्लेलिस्ट में जाकर सभी सब्जेक्ट के वीडियोस देखिए तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है और यहाँ से मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप यदि किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो कम से कम 2 मार्क्स आप लोगों के यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का 21वां लेक्चर देख रहे हैं। इसके पहले यदि हम लोग बात करें तो एंशिएंट हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री को हम लोग 0 से हीरो लेवल तक कवर किया है। आप लोग जाकर जरूर देखिएगा। इसके अलावा जीएस के जितने भी सब्जेक्ट हैं सब पर हम लोगों ने वीडियो शूट किए हैं और पूरा का पूरा सिलेबस कवर किए हैं। बात करें यदि स्टेट पीएससी और यूपीएससी की तो रिवीजन के लिए यह सेशन आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। और खास करके मैं फिर से रिपीट करूंगा कि जो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करने वाले विद्यार्थी हैं, चाहे वो स्टेट पीएससी हो और यूपीएससी हो, उनके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके पहले वाला वीडियो, सभी वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, आप लोग जाकर देख लेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं आधुनिक भारत की, मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास हम लोग कवर कर रहे हैं और इसके तहत 21वां लेक्चर है आज। और हम लोग बात करेंगे प्रमुख भारतीय विद्रोह और उसका पार्ट 2 आज हम लोग देखने वाले हैं। पहले वीडियो में हम लोगों ने कल देखा था जब हम लोगों ने विद्रोह की शुरुआत की थी, तो उसमें पहला वीडियो हमने देखा कि प्रमुख लोगों का विद्रोह, मतलब कि जो आम जनता थी उसने कितने विद्रोह किए। तो हम लोगों ने कुल 7 विद्रोह कवर किए थे। आज हम लोग जानेंगे कि उस समय में जनजातियों ने कितने विद्रोह किए। प्रमुख जनजातीय विद्रोह आज के वीडियो का पूरी तरह से हम बात करें तो टाइटल होने वाला है। इंटरेस्टिंग होगा। जितना कंटेंट मैंने यहाँ पर लिखा है इसका डबल मैं आप लोगों को ओरल रूप में बोलने वाला हूँ और आपके माइंड में सेट करने वाला हूँ। बस मुझे आप लोग 20 से 25 मिनट दीजिए और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको सब कुछ याद करवा के जाऊँगा। वीडियो के लास्ट में प्रत्येक दिन की तरह सारी चीज़ें मैं आपको ये भी बताऊँगा कैसे याद करना है और नोट्स कैसे बनाना है। बस मुझे 25 मिनट दीजिए। सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। सेशन की शुरुआत करने से पहले थोड़ा हम लोग भूमिका बनाते हैं ना, क्योंकि आप अगर जंग के मैदान में जाओगे तो पहले प्लानिंग की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल। तो हम लोग थोड़ा देखते हैं कि ये कहाँ से जोड़ रहे हैं। जैसे कि जो विद्यार्थी पहली बार ये वीडियो देख रहा है उससे ये ना लगे कि वो एकदम बीच से देख रहा है। और मैं बात करूँ तो मॉडर्न हिस्ट्री अब खत्म होने वाली है, आपको 4 से 5 लेक्चर और मिलने वाले हैं। ठीक, चलिए हम लोग ये टाइम पीरियड देख रहे हैं जब भारत में औपनिवेशिक काल चल रहा है। 1857 की क्रांति होने वाली है और या फिर हो चुकी है। उसके बाद भी कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो ऐसा तो नहीं था कि कुछ लोगों को ही, देसी रियासतों को ही या प्रशासन चलाने वाले लोगों को ही वो ब्रिटिशर्स परेशान कर रहे थे। पूरा जनमानस उनसे व्यथित हुआ था, चाहे वह सामाजिक दृष्टि से हो, आर्थिक दृष्टि से हो, राजनीतिक दृष्टि से हो या फिर वह सांस्कृतिक दृष्टि से हो। सब कुछ वो ब्रिटिशर्स, वो औपनिवेशिक काल के लोग जो भारत में आए हुए थे इंग्लैंड से, लंकाशायर जिसे हम लोग बोलते हैं, वो हमारी संस्कृति को, सभ्यता को पूरी तरह से विनष्ट कर रहे थे और लोगों का शोषण कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि केवल रियासत का प्रमुख अर्थात नवाब ही इससे इफेक्टेड नहीं होगा, पूरी आम जनता भी प्रभावित हुई। तो जनता ने भी अपने अपने हिसाब से विद्रोह किए। मैं ये मिस्टेक मानता हूँ उस समय के लोगों की, शायद इतना उन लोगों में अवेयरनेस नहीं था, वो जागरूक नहीं थे। अन्यथा अगर ये सब एक साथ मिलकर किए होते तो कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति या फिर विद्रोह से पहले ही हमारा भारतवर्ष इन ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाने में सक्सेस हो जाता। बात करेंगे सबकी अलग अलग, सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है। यूपीएससी के मेंस में और स्टेट पीएससी के मेंस में यहाँ से क्वेश्चंस 100% पूछे जाते हैं। जी हाँ, 100% कह रहा हूँ। कोई ना कोई विद्रोह आप लोगों से जरूर पूछता है, या फिर आप इंटरव्यू में जाएंगे, आप निबंध लिखेंगे, वहाँ पर भी यदि आप लोग इन सारी चीज़ों को कंसीडर कर देंगे कि प्राचीन समय में कैसे चीज़ें चल रही थी, उसके बाद मेडाइवल में कैसे बदली, फिर मॉडर्न में जब हमारे यहाँ औपनिवेशिक काल चला तो ये चीज़ें कैसे बदली, सब कुछ समझेंगे। आइए पॉइंट पर चलते हैं, देखते हैं पहला विद्रोह। भूमिका तैयार है। ब्रिटिशर्स भारत में शासन कर रहे हैं और हमारे ऊपर, हमारी जनता के ऊपर बहुत सारे नियम और कानून वो थोप रहे हैं। जनता परेशान हो चुकी है और कुछ कारणों को हाईलाइट कर करके क्या कर रही है, वह विद्रोह कर रही है, उनके खिलाफ उन्हें भगाने की कोशिश कर रही है। तो आज जनजातीय विद्रोह में हम लोग पहला विद्रोह देखेंगे, खोंड एवं संथार विद्रोह। ये जनजातियां हैं। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। इनका विस्तार कहां पर है? उड़ीसा और बंगाल से लेकर मध्य भारत तक।
ये जो खोंड जनजाति है ये इस क्षेत्र में रहती है और इन्होंने यहीं पर विद्रोह किया। इसका प्रमुख कारण क्या था? सरकार के द्वारा नए करों का भय लगाया जाना। मतलब सरकार नए कर लगाने वाली थी, लगा रही थी, और उसके डर से लोग इतने भयभीत हो गए, उन्हें लगा कि यदि हम अभी इसका विरोध नहीं करेंगे, विद्रोह नहीं करेंगे, तो ये हमारे ऊपर इतना ज़्यादा कर थोप देंगे कि वो हमारी इनकम से ज़्यादा हमें इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, ब्याज भरना पड़ेगा या फिर टैक्स भरना पड़ेगा। क्योंकि महाजन भी जो उस समय के थे, साहूकार थे, बहुत ही ज़्यादा मूल्य पर बहुत ही ज़्यादा ब्याज पर लोगों को ऋण दे रहे थे। ठीक, तथा जमींदारों एवं साहूकारों का प्रवेश, मैंने ये पॉइंट इसी में ऐड कर दिया है। जब जमींदार और साहूकार एंट्री मारते हैं आम जनमानस के मध्य, तो लोगों की जमीन को वो गिरवी रख लेते हैं, उनकी संपत्ति को गिरवी रख लेते हैं, गहन जिसे आप लोग बोल सकते हैं सिंपल सेंटेंस में, और लोगों को उनको क्या दिया करते थे? लोन दिया करते थे। जब वो उन्हें लोन देते थे, ऋण देते थे, तो ऋण लेना, मैं आपसे अगर बात करूं, चाहे वो धनी व्यक्ति हो चाहे अमीर, बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन हुआ क्या, उस समय की जनता उतनी अवेयरनेस उनमें नहीं था, उतनी जागरूक नहीं थी, तो साहूकारों ने उनके साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया। 4% के हिसाब से उन्हें लोन देकर और उनसे 50%, 100% तक वसूलने लग गए थे ब्याज के रूप में। तो जो भी इनकम, जैसे आदमी ऋण कब लेता है? ट्रेड वगैरह करने के लिए। उस समय के लोग ट्रेड करते नहीं थे, तो खेती करने के लिए लेते थे, और खेती से जितनी उपज हो रही उसका डबल उन्हें ब्याज चुकाना पड़ता था उस ऋण का। तो उस ऋण से वो मुक्त ही नहीं हो पाते थे लोग, आम जनमानस, और उसके बाद वो लोग उनकी जमीन को गिरवी रख लेते थे। पॉइंट को रिलेट करके चलिए, मजा आएगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये कहीं ना कहीं आज के टाइम पीरियड पर देखें तो बहुत अच्छा किया था ब्रिटिशर्स ने, लेकिन उस समय के लोगों की संप्रदाय और संस्कृति के खिलाफ जा रहा था। खोंड जनजाति क्या करती थी? नर बलि दिया करती थी, जिसे मोरिया प्रथा कहा जाता था। ये यूपीएससी के प्री में पूछा गया है कि मोरिया प्रथा क्या थी और किस जनजाति के द्वारा की जाती थी। तो खोंड जनजाति नर बलि प्रथा दिया करती थी, जिसे मोरिया कहा जाता था। इस पर ब्रिटिशर्स ने प्रतिबंध लगा दिया। तो यदि हम लोग इस समय देखें कि किसी भी काम को करने से पहले किसी इंसान की बलि देना, ये तो बहुत गलत बात है, लेकिन उस समय के लोगों की कल्चर के हिसाब से, सभ्यता के हिसाब से ठीक लग रहा था। जब ब्रिटिशर्स ने इस पर रोक लगाया तो उन्होंने इसका विरोध कर दिया। हालांकि मैं अगर थोड़ा आपसे बात करूं तो ब्रिटिशर्स ने भारत में बहुत सारी चीज़ों में बदलाव किया, उनके द्वारा हमें बहुत सारी चीज़ें मिली, हमने कई सारी चीज़ों को सीखा। हमारे साथ पुरानी चीज़ें ऐसी थी जो हमें आगे चलकर प्रभावित करती, उनको भी उन्होंने दूर करने का प्रयास किया। तो पूरी तरह से गलत नहीं थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह से हमारा शोषण किया, जिस तरह से हमारा मिसयूज किया, हमें एक मार्केट के रूप में, हम एक सप्लायर के रूप में थे, हमें सप्लायर से उन्होंने क्या कर दिया? मार्केट के रूप में कन्वर्ट कर दिया कि यहाँ से वो रॉ मटेरियल ले जा रहे हैं, औद्योगिकीकरण के तहत वहाँ से क्या कर रहे हैं? कपड़े बना रहे हैं, आवश्यक वस्तुएं बनाकर भारत में ही लाकर बेच रहे हैं। तो ये उन्होंने हमारे साथ गलत किया। बाकी उन्होंने विकास भी किया और बहुत सारी प्रथा, जैसे सती प्रथा की बात करूँ, सती प्रथा पर भी उन लोगों ने रोक लगाया था, उसका भी विरोध हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हैं, पूरी तरह से हम उन्हें गलत नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे अंदर इतना अवेयरनेस नहीं था। चलिए, नेतृत्व किसने किया खोंड एवं संथाल विद्रोह का? तो 1855 तक चक्र बिसोई नामक व्यक्ति ने किया। 1856 में राधा कृष्ण दंड सेना ने किया, लेकिन 1855 में जब चक्र बिसोई की मृत्यु हो जाती है तब शुरू होता है सवार विद्रोह। खोंड एवं संथार कहिए चाहे सवार कहिए, ठीक है। इन्होंने क्या किया? राधा कृष्ण दंड सेना ने चक्र बिसोई की मृत्यु के बाद इसे शुरू कर दिया। स्टोरी के तौर पे सुनिए। यदि आप सोच रहे होंगे कि मैं साइड हो जा रहा हूं और आप स्क्रीनशॉट लेकर चले जाइए और इससे आपका भला होने वाला है, तो डियर बिल्कुल नहीं होगा। हिस्ट्री है, जब तक आप लोग स्टोरी के तौर पर अपने माइंड में इसे सेट नहीं करेंगे बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा। तो इसीलिए बने रहिए मेरे साथ में, ठीक। नेतृत्व चक्र बिसोई ने किया, फिर राधा कृष्ण दंड सेना ने सवार विद्रोह किया। उसके बाद 1857 में दंड सेना को फांसी दे दी गई और इस विद्रोह को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। तो गोंड विद्रोह को हम लोगों ने समझ लिया। आते हैं कोल विद्रोह। आप ये मत भूलिएगा कि हम लोग जनजातीय विद्रोह देख रहे हैं, ये सब जनजातियां थी उस समय की हमारे भारतवर्ष में, ठीक। कोल विद्रोह होता है 1831 से 1832 के टाइम पीरियड में। इसका क्षेत्र था छोटा नागपुर का पठार, आज जो झारखंड में पड़ता है, जिसे आप लोग भारत का रूर कहते हैं क्योंकि वहां पर खनिज अच्छे मात्रा में मिल जाता है, ठीक। इसका प्रमुख क्या रहा? स्थान रहा, क्षेत्र रहा छोटा नागपुर का पठार। नेतृत्व किया बुद्धो भगत ने, फिर उसके बाद गंगा नारायण, इन दो व्यक्तियों ने मिलकर कोल विद्रोह का नेतृत्व किया। इसका कारण क्या, फिर स्वरूप क्या था? यह आर्थिक तथा राजनीतिक स्वरूप के रूप में आया था, ठीक है। इसका कारण क्या था विद्रोह के करने का? तो जमींदारों व ठेकेदारों द्वारा अत्यधिक
टैक्स लगाया जाना, कर लगाया जाना और राजा के द्वारा दिकुओं को भूमि प्रदान करना। यह दिकु शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि दिकु का मतलब होता है जो लोग बाहर से आए हुए हैं। राजा क्या करता था पहले कि वहाँ की आम जनता को, आम जनजातियों को जमीन दिया करता था लीज पर कि आप लीजिए, इसमें खेती करिए और अपने पास भी कुछ रखिए, हमें भी दीजिए। लेकिन बाहर के लोग जब आने लग गए तो वो ज़्यादा टैक्स देने लग गए। उन्होंने कहा ऐसा है, आप इन्हें देते हो फ्री में, इन्हें देते हो 100 रुपये में, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, तो मैं आपको 200 रुपये दूंगा, मैं आपको 1000 रुपये दूंगा, क्योंकि उन्हें उस ज़मीन की उपयोगिता पता थी बाहर के लोगों को। तो उन्होंने टैक्स ज़्यादा पे करना शुरू किया। तो जाहिर सी बात है, राजा को जहाँ से ज़्यादा टैक्स मिलेगा वो उधर ही जाएगा। तो जनजातियों को ज़मीन ना देकर बाहर के लोगों को ज़मीन देना शुरू किया। तो इन जनजातियों ने उन बाहर के लोगों को दिकु कहा। तो दिकु का मतलब क्या होता है? बाहर से आए हुए लोग। तो ध्यान से सुनिए, राजा द्वारा दिकुओं को भूमि दिया जाना खेती करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। कोल जनजाति के अंतर्गत उस समय कौन कौन आता था? तो मुंडा, आपने बिरसा मुंडा का नाम सुना होगा, आगे हम लोग देखेंगे मुंडा विद्रोह, ठीक। ओराव और हो नामक जनजाति भी पाई जाती थी। महाली, ये सब जनजातियां, मुंडा, ओराव, हो और महाली, ये प्रमुख जनजातियां थीं जिन्हें हम कोल के अंतर्गत कंसीडर करते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 1831 में बुद्धो भगत सहित हजारों लोगों की हत्या कर दी गई। जब 1831 में बुद्धो भगत ने कोल विद्रोह का नेतृत्व किया, कोल विद्रोह को लेकर सामने आए, तो ब्रिटिशर्स ने बुद्धो भगत की हत्या कर दी और साथ ही साथ हजारों जनजातीय भाइयों की हत्या उन्होंने कर दी। तो विद्रोह थम सा गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1832 में ही जस्ट 1 ईयर आफ्टर गंगा नारायण ने इसका नेतृत्व संभाल लिया। लेकिन धीरे धीरे यह चलता रहा, 1848 तक चलता रहा और उसके बाद अंग्रेजी सेना ने इनका पूरी तरह से दमन कर दिया। तो 2 विद्रोह हमने देखा, खोंड एवं संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह। घबराइएगा नहीं, लास्ट में सब कुछ याद करवाऊंगा। जो स्टोरी सुना रहा हूं वो सुनते रहिए आप लोग बस। फिर आते हैं तीसरे पर, हुल या फिर संथाल। संथाल को ही हुल कहा जाता है, ठीक है। हुल संथाल विद्रोह 1855 से 1856 के बीच में यह हुआ था, ठीक है। समझेंगे। इसका क्षेत्र था भागलपुर से लेकर राजमहल की पहाड़ियों तक। इंडिया का मैप भी मैं लास्ट में बनाऊंगा, तो भागलपुर, राजमहल की पहाड़ियां, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, बिल्कुल मत परेशान होइए आप लोग, ठीक। चलिए, इसका नेतृत्व सिद्धो तथा कान्हू नामक व्यक्तियों ने किया। सिद्धो और कान्हू 2 प्रमुख नेतृत्वकर्ता, या फिर ऐसे कहिए ये 2 नेता थे जिन्होंने हुल या फिर संथाल विद्रोह का पूरी तरह से नेतृत्व किया। मैंने आपको बताया था 1857 की क्रांति के असफल होने का सबसे बड़ा रीजन जो था वो यही था कि हमारे यहाँ के लोगों ने क्या किया था कि उसमें कुशल नेतृत्वकर्ता की कमी थी। लोग आपस में गुटबंदियां करने लग गए। सरकार ने क्या किया, उस समय की ब्रिटिश सरकार ने पूरी तरह से सबका अलग अलग दमन करना शुरू कर दिया। यदि हमारे पास नेतृत्व होता, क्षमता हमारे पास थी, लेकिन हमारे अंदर योग्यता नहीं थी कि हम उस विद्रोह को कैसे चलाएं। नीतियां बनाने वाला भी तो कोई होना चाहिए कोई ना, और हमारा नेतृत्व करने वाला, हमारे आगे चलने वाला, प्रमुखता दिखाने वाला, ठीक है ना, चीफ कोई नहीं था हमारा। इस वजह से 1857 की क्रांति हमारी पूरी तरह से विफल हो गई थी। आगे बढ़ते हैं, कारण पर आते हैं। उपनिवेशवाद, महाजनों का भारी ब्याज और न्याय न मिलना। देखिए, उपनिवेशवाद, तो अगर मैं बात करूं तो मोस्टली सभी का यही कारण था। अगर उपनिवेशवाद यहाँ पर आया ही ना होता, बाहर के लोग आके शासन ही ना कर रहे होते, तो आम जनता विद्रोह क्यों करती, ये सब आप लोगों को पता है। तो इस वजह से उपनिवेशवाद को इन्होंने मुख्य तौर पर रखा। और महाजनों, जो मैंने कहा साहूकार और महाजन, ये कौन होते थे? जो लोगों को ब्याज दिया करते थे उच्च दर पे, ठीक है ना। उन लोगों ने क्या किया, अत्यधिक कर वसूलना शुरू कर दिया, अत्यधिक ब्याज वसूलना शुरू कर दिया। इस वजह से इन्होंने विद्रोह किया। और न्याय न मिल पाना, जो भारतीय लोग थे, इन लोगों को न्याय बिल्कुल भी नहीं मिल पाता था। जनता क्या करती थी, परेशान हो जाती थी। अगर कोई किसी की हत्या भी कर देता था तो भी उसकी सुनवाई नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि हम भारतीय हैं, वो ब्रिटिशर्स हैं, और वो अपने हिसाब से हमें न्याय दिया करते हैं। उसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया था। और आगे बढ़ें, जमीन से बेदखल कर दिया जाना। लोगों के पास जो पट्टे की जमीन थी, जो उनकी स्वयं की जमीन थी, उससे लोगों को बेदखल कर दिया गया, क्योंकि सत्ता पलट गई। हमारे यहाँ पर औपनिवेशिक काल चलने लग गया। वो लोग ये नहीं चाहते थे कि ये जमीन उनके पास हो जिनके अंदर कोई किसी भी प्रकार की कुशलता नहीं है। जिनके अंदर कुशलता थी उन्हें वो जमीन देना शुरू कर दिए। तो लोगों की जमीन को दखल से बेदखल कर दिया गया। 1855 में सिद्धू ने क्या किया,
सिद्धू और कान्हू की गिरफ्तारी हो जाती है 1855 और 1856 में। उसके बाद क्या होता है, 1856 में ब्राउन तथा लायड ने दमन कर दिया इस पूरे के पूरे विद्रोह का। लेकिन यह संथाल विद्रोह इतना महत्वपूर्ण जाकर निकला कि आगे चल के जब इस विद्रोह को दबाया गया तो 1856 में संथाल परगना नामक जिला की स्थापना कर दी गई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि संथाल परगना या फिर जिला की स्थापना कब हुई थी, तो 1856 में हुई थी। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो किया सिद्धू और कान्हू ने। ठीक, तो याद रखिएगा ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। आते हैं मुंडा विद्रोह पर, और मैं यहां पर क्या लिखूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि यहां से 100% क्वेश्चन बनता है डियर। मैंने आपको बोला था कि 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों का मैं क्लियर करवाऊंगा, लेकिन ये जरूर देखिएगा यहां से आई एम 100% श्योर, डबल स्टार इस तरह से लगाइएगा इसमें, ये वाला विद्रोह आप लोगों से पूछा जाएगा। ये बिरसा विद्रोह था क्या, 1899 से लेकर 1900 के करीब यहाँ चला, मतलब अब 1857 की क्रांति हो चुकी है, उसके बाद ये विद्रोह हो रहे हैं। ठीक है, ये 1856 है, इसके बाद 1857 का विद्रोह हो जाता है, जिसके बारे में स्पेशल वीडियो मैंने दिया है ना। क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। मैं थोड़ा तेज इसलिए बोल रहा था ना कि सड़क पे बारात जा रही थी, और पता ही है ठंड का मौसम है तो आवाज़ बहुत तेज़ आ रही थी, कमरे में ना तो फ़ैन चल रहा है, ना एसी, ना कूलर, कुछ भी नहीं, तो इस वजह से। और ये मैं वीडियो कब शूट कर रहा हूँ, शाम के समय, तो भाई बारात जा रही उसे तो नहीं रोक सकता ना, लेकिन मैं अपनी आवाज़ तो बड़ी कर सकता हूँ, ऊँची कर सकता हूँ, और मैं ये होप करता हूँ कि आप लोगों को सुनाई नहीं दिया होगा वो। ठीक, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लाउड हो गया था। आइए अब फिर से चलते हैं मुंडा विद्रोह पर। इसका नेतृत्व किसने किया, बिरसा मुंडा ने। इनके बारे में हम लोग स्पेशल वीडियो में देखेंगे। क्षेत्र कौन सा था, छोटा नागपुर का पठार। और इस मुंडा विद्रोह को आदिवासियों का सबसे बड़ा विद्रोह माना गया है। आधुनिक भारत के इतिहास में औपनिवेशिक काल के समय किस आदिवासी विद्रोह को सबसे बड़ा विद्रोह माना गया, तो वह है मुंडा विद्रोह। ठीक है, इसका कारण क्या था, खुंटी कट्टी पर प्रतिबंध लगा दिया जाना, यह भी एक कारण था। और क्या था वो भी समझेंगे। सर खुंटी कट्टी क्या है, खुंटी कट्टी का मतलब है कि लोग सामूहिक खेती किया करते थे। जैसे एक गांव है, एक ग्राम सभा है, तो लोग आपस में मिलकर उसमें क्या लगाते थे, पैसे वगैरह लगा के एक ही जगह पर खेती किया करते थे, फिर उसकी उपज को, अनाज को आपस में बांट लेते थे। उस समय उसे खुंटी कट्टी कहा जाता था। ऐसे शब्द आपको मिलेंगे, और मैं बार बार कह रहा हूँ, ये आपको यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी मिले होंगे कि ये प्रथा क्या थी, कब थी, किस विद्रोह के तहत ये हुआ था, है ना। तो ये पूछा जाता है, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो खुंटी कट्टी याद रहेगा, बिरसा मुंडा से जोड़कर याद रखिए, आदिवासी जिन्हें अपना भगवान मानते हैं, है ना। चलिए, कालांतर में यह विद्रोह धार्मिक और राजनीतिक स्वरूप में बदल गया। अब इसी विद्रोह को उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, आधुनिक भारत के औपनिवेशिक काल के समय किस विद्रोह को उलगुलान नामक विद्रोह के नाम से जाना गया, तो मुंडा विद्रोह को जाना गया। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है महान हलचल। ठीक है, उलगुलान विद्रोह का शाब्दिक अर्थ होता है महान हलचल, क्योंकि जब बिरसा मुंडा ने विद्रोह किया तो सभी आदिवासी इनके पीछे चल पड़े, और इन्होंने ब्रिटिशर्स के दांत पूरी तरह से खट्टे कर दिए थे। इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका 3 नाम, मुंडा विद्रोह, उलगुलान विद्रोह और महान हलचल। ये तीनों नाम आपको याद रखना है। अब भाई विद्रोह हो रहा है, सारे लोग एक साथ नहीं हैं, तो ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, जो नेतृत्व कर रहा है, जो प्रमुख है, उसे गिरफ्तार करेंगे, उसे सजा देंगे, जिससे कि विद्रोह रुक जाए। सेम यही हुआ, बिरसा मुंडा को फरवरी 1900 में गिरफ्तार कर लिया गया और रांची के जेल में भेजकर उन्हें वहीं पर मृत्युदंड दे दिया गया। इन्होंने नहीं मारा, रांची के जेल में उन्हें कैद कर दिया गया, और आगे चल के उसी कैद में उनकी मृत्यु हो गई, बिरसा मुंडा की। ठीक, चलिए, लेकिन इस विद्रोह का इफेक्ट क्या पड़ा कि खुंटी कट्टी को मान्यता दे दी गई। खुंटी कट्टी का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, सामूहिक खेती को मान्यता प्रदान कर दी गई ब्रिटिशर्स के द्वारा, और बेठ बेगारी पर रोक लगा दी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ऐसे ऐसे वर्ड है ना, बेठ बेगारी, खुंटी कट्टी, साथ ही यहां पर मैंने आपको दिकुओं के बारे में बताया, ये आपसे पूछे जाते हैं। बेठ बेगारी का मतलब है कि निःशुल्क रोजगार। आप जैसे दास हुआ करते थे ना, पहले दास प्रथा चलती थी ना भारतवर्ष में, तो उसी तरह से आप बिना पैसे के जाकर खेती करिए, बिना पैसे के जाकर काम करिए, उसी को क्या कहा गया, बेठ बेगारी। इस पर रोक लगा दिया गया। आगे बढ़ते हैं, खासी विद्रोह पर आते हैं। 1827 से 1833 के मध्य में होता है। इसका क्षेत्र क्या था, जयंतिया व पश्चिमी गारो के मध्य इनका निवास था। आपने मेघालय स्टेट के बारे में सुना होगा, गारो, खासी और जयंतिया, तीन वहां पर
पहाड़ियाँ पाई जाती हैं और वहीं पर ये 3 जनजातियाँ भी पाई जाती हैं, गारो, खासी, जयंतिया। ये खासी विद्रोह था जो जयंतिया व पश्चिमी गारो के मध्य में इनका निवास स्थान था। 1824 में ब्रह्मपुत्र घाटी पर ब्रिटिशर्स का नियंत्रण हो जाता है। उसके बाद जब ब्रिटिशर्स वहाँ पर नियंत्रण करते हैं पूरी तरह से, तो वो क्या करते हैं कि एक दूसरे शहर को, एक दूसरे स्थान को, बेसिकली मैं बात करूँ तो अपने व्यापार के दृष्टिकोण से वो सड़क मार्ग से जोड़ना चाहते थे। तो हुआ क्या उस समय, असम से सिलहट को एक राजमार्ग का प्रस्ताव निकाला। किसने? ब्रिटिशर्स ने, कि हम सड़क बनाएंगे। तो लोगों के ज़मीन फंसने लग गई, घर फंसने लग गए। तो उसी समय तीरथ सिंह नामक व्यक्ति ने इसका विरोध कर दिया। आगे चल के 1833 में इस विद्रोह का दमन कर दिया जाता है। 1827 में शुरू हुआ, 1833 में इसका दमन हो गया। तीरथ सिंह इसके नेतृत्व करता थे। विद्रोह क्यों किया गया? ब्रिटिशर्स के द्वारा असम से सिलहट तक सड़क मार्ग बनाए जाने की बात की गई, जिसमें लोगों के खेती को हानि हो रही थी, लोगों के घरों को नुकसान पहुंच रहा था क्योंकि सड़क के रास्ते में पड़ रहे थे। तो लोगों ने विद्रोह कर दिया। इनका नेतृत्व किसने किया? तीरथ सिंह ने। लेकिन 1833 में चल के इस विद्रोह को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कौन सा विद्रोह? खासी विद्रोह भी। अब हम लोग आते हैं इस साइड में, रमोसी विद्रोह। कई विद्रोह ऐसे हैं जिनके बारे में आपने सुना ही नहीं होगा डियर, है ना। चलिए देखिए, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया विद्रोह होने का सबसे बड़ा कारण था भारत में औपनिवेशिक काल। ये मत भूलिएगा, लोगों का शोषण। ये क्या था? रमोसी विद्रोह 3 स्टेज में चला। 1822 में हुआ, खत्म हो गया। फिर 1825 से 26 में एक अलग नेतृत्वकर्ता मिले। फिर 1839 से 40 तक एक अलग नेतृत्वकर्ता मिले इसमें। तो इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 39 से 41 तक। चलिए, रमोसी विद्रोह कैसा था, किसके कारण हुआ? तो साम्राज्यवादी आर्थिक शोषण के खिलाफ हुआ। क्षेत्र कौन सा था? महाराष्ट्र का पश्चिमी घाट। मैंने पढ़ाया था आपको जियोग्राफी में, हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है उसमें 2 क्षेत्र हैं, एक आपका पूर्वी घाट और एक पश्चिमी घाट, है ना। पूर्वी घाट कहाँ पर पड़ता है? बंगाल की खाड़ी की तरफ, जिधर तमिलनाडु आपको मिलेगा और उत्तरी सरकार तट मिलेगा, है ना, कोरोमंडल तट मिलेगा। उसके बाद पश्चिमी घाट आपको मिलता है कहाँ पर? तो ये मुंबई, गोवा, केरल, कर्नाटक, गुजरात के नीचे के इस क्षेत्र को हम लोग पश्चिमी घाट के रूप में जानते हैं, है ना। तो यहीं पर महाराष्ट्र पड़ता है। तो महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में ये विद्रोह हुआ और इसका कारण था साम्राज्यवादी आर्थिक शोषण। भाई, साम्राज्यवाद का मतलब क्या है? अपना विस्तार करना, अपने साम्राज्य को बढ़ाना, विस्तृत करना, और उसी के चक्कर में लोगों का आर्थिक शोषण किया गया। ज़्यादा टैक्स वसूले गए और उन पर बहुत सारे कर थोप दिए गए, है ना। चलिए, होता क्या है, 1822 में चित्तर सिंह नामक व्यक्ति ने सतारा के पास लूटपाट शुरू कर दिया। अपने सतारा का नाम सुना होगा। 1857 के विद्रोह में सतारा था, जैसे हड़प नीति लेकर आया था ना, तो हड़प नीति के तहत उसने सतारा पर भी क्या किया था? कब्जा कर लिया था। हड़प नीति क्या थी? यदि आपका कोई भी संतान नहीं है ना, तो आप उत्तराधिकारी नहीं ले सकते, वो पूरी की पूरी रियासत ब्रिटिशर्स के अधीन चली जाएगी। तो सतारा उनमें से एक था। 1822 में चित्तर सिंह ने सतारा के पास लूटपाट शुरू कर दी। उसके बाद इन्हें हटा दिया गया रास्ते से ब्रिटिशर्स के द्वारा। फिर 3 वर्ष तक यहाँ स्टॉप रहा विद्रोह, रमोसी विद्रोह। 1825 में उमाजी नामक व्यक्ति ने इसका नेतृत्व किया और इसका कारण था अकाल के कारण भुखमरी। अकाल इतना ज़्यादा पड़ गया कि लोगों में भुखमरी फैल गई, खाने के लिए खाद्यान्न नहीं बचे, अनाज नहीं बचा, भरपेट उन लोगों को भोजन नहीं मिला, तो कुपोषित हो गए, कुपोषण का शिकार हो गए, भुखमरी आ गई, लोगों की मृत्यु होने लग गई। तो सरकार से अपेक्षाएं की जाती हैं कि यदि आप हमारे सरकार हैं, आप हमारे यदि प्रमुख हैं, तो हमारे ऊपर ध्यान दें। सरकार ने इन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, इस वजह से लोगों की मृत्यु हुई। तो उमाजी नामक व्यक्ति ने विद्रोह कर दिया, लूटपाट इन्होंने भी शुरू की, इन्हें भी निपटा दिया गया। फिर 1839 में सतारा के जो राजा थे प्रसाद सिंह, इन्हें पद से अपदस्थ कर दिया गया और इनका देश निकारा कर दिया गया। जैसे हम लोग बोलते हैं ना सिंपल सेंटेंस में, मतलब इनका निष्कासन कर दिया गया इनके ही राज्य से। तब वहाँ की जनता भी भड़क गई। नरसिंह दत्तात्रेय पेटकर नामक एक व्यक्ति था, इसने क्या किया, 1840 और 41 में बादामी दुर्ग पर विजय प्राप्त कर लिया, जो ब्रिटिशर्स के अधीन था, जहां पर प्रसाद सिंह रहा करते थे। ठीक है ना। तो उसने बादामी दुर्ग को जीतकर सतारा का वहां पर ध्वजा पताका लगा दिया कि नहीं भैया, बादामी दुर्ग पर अधिकार यदि किसी का होगा तो वो इन्हीं राजा साहब का होगा,
प्रसाद सिंह का। क्यों? क्योंकि ये जो राजा थे लोगों के हित के बारे में बात किया करते थे, है ना। आगे चल के क्या हुआ, अंग्रेजी सेना ने 1841 में ही इसका पूरी तरह से दमन कर दिया। रमोसी विद्रोह पीसीएस में पूछा गया है। मैं आपसे यदि बात करूं, एमपी पीसीएस का क्वेश्चन है, रमोसी विद्रोह ये वहां पर पूछा गया है। आइए नागा या फिर मणिपुरी विद्रोह जिसे कहते हैं उसके बारे में हम लोग अब जानते हैं। एक ही विद्रोह है, जल्दी खत्म होगा, फिर मैं आपका रिवाइज करवाऊंगा चीजें। इसका प्रारंभ किसने किया? रोंगमई जदोरंग के नेतृत्व में यह क्या किया गया, शुरुआत की गई। इसका प्रमुख कारण क्या था? सामाजिक एकता लाना, जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ गया पूरी तरह से। ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि लोग एक हों और हमारे खिलाफ आकर षड्यंत्र करने लग जाएं, है ना। और प्राचीन धर्म को पुनर्जीवित करना इनका प्रमुख उद्देश्य था। जो हमारे ओल्ड कल्चर था, हमारा रिलीजन था, उसको पूरी तरह से जीवित करने की बात की गई, पुनर्जीवित करने की बात की गई। किसके द्वारा? रोंगमई जदोरंग के द्वारा। इन्होंने आगे चल के एक पुस्तक भी लिखी थी, होरका पंथ, याद रखिएगा, या फिर एक पंथ था, माफ करिएगा, यह एक धर्म था। होरका पंथ नामक पंथ की इन्होंने स्थापना भी की थी, मैं बताऊंगा। होता क्या है, अगस्त 1931 में जदोरंग को फांसी दे दी गई। बिल्कुल भाई साहब, ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो जाएगा वो सत्ता में है, जो मर्जी करेंगे, उन्होंने फांसी दे दिया। लेकिन आप लोग कहते हैं ना कि हमारी एज अभी 22 साल है, 24 साल है, 25 साल है, अभी हम बच्चे हैं। आप बच्चे नहीं हैं। आप देखिए उस समय के युवा, उस समय के वयस्क, उस समय के किशोर कैसे थे कि जैसे ही जदोरंग की मृत्यु हुई, अपने देश को बचाने के लिए, अपनी जनता की सुरक्षा करने के लिए 17 वर्षीय नागालैंड की एक पुत्री थी, एक क्या थी, महिला थी, महिला हम लोग कह ही नहीं सकते, एक बच्ची कह सकते हैं, 17 वर्ष की थी, जिनका नाम था गैडी नल्ल्यू। इनका नाम आप लोग कभी भी नहीं सुने होंगे। इन्होंने नेतृत्व को संभाल लिया। सोचिए कि नागा या फिर मणिपुरी विद्रोह शुरू किया गया जदोरंग के द्वारा। 1931 में उनकी हत्या की गई, उन्हें पूरी तरह से विद्रोह दबाने की बात की गई। लोगों ने सोचा, ब्रिटिशर्स ने सोचा कि विद्रोह दब गया, जदोरंग की हमने हत्या कर दी। लेकिन 17 वर्षीय लड़की जिसका नाम था गैडी नल्ल्यू, इन्होंने नेतृत्व को संभाला और इन्होंने विद्रोह को सविनय अवज्ञा आंदोलन का रूप दे दिया। अब आप कहेंगे सर ये तो विद्रोह की बात कर रहे हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आया था? तो ये 1921 की बात है, लेकिन ये विद्रोह 1931 का है। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था कि हम क्या करेंगे कि लोगों के सामने हाथ जोड़ेंगे, ब्रिटिशर्स के सामने, और सविनय हम उनके कानून को नहीं मानेंगे। यही सविनय अवज्ञा आंदोलन है। हम आपके आज्ञा को बिल्कुल भी नहीं मानेंगे और विनय के साथ, कोई लड़ाई झगड़ा करके नहीं। तो आप लोगों को पता है, यदि आप वर्ड्स को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? कोई भी यदि आपसे पूछे, कहीं एग्जाम में भी, आप सिर्फ इतना लिख दीजिए कि विनय के साथ आपके आदेशों का पालन ना करना सविनय अवज्ञा आंदोलन कहलाता है। ठीक, बस सिंपल है। मतलब क्या है? विनय पूर्वक कानूनों को मानने से इनकार करना। अक्टूबर 1932 में क्या किया गया? गैडी नल्ल्यू महारानी कहेंगे हम लोग इन्हें, वीरांगना कह सकते हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। 1932 में इन्हें गिरफ्तार करके जेल में बंद किया गया, कैद में डाल दिया गया और नागा विद्रोह समाप्त हो गया। आगे 1947 में जब स्वतंत्रता हुई भारतवर्ष की, तब जाकर गैडी नल्ल्यू को रिहाई मिली थी कैद से। आपको पता होगा कि हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, नेताजी ने क्या किया था? आज़ाद हिंद फौज की गठन क्या की थी, बनाया था। आज़ाद हिंद फौज उन्होंने बनाया था, गठन किया था। आज़ाद हिंद फौज ने, स्वयं नेताजी ने और हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें रानी की उपमा दी थी। किसे? गैडी नल्ल्यू को। तो आप लोग इनके बारे में भी जानिए, गूगल करके पढ़िएगा। ठीक, और वही बात लास्ट में मैं आपको बता दूं कि रोंगमई जदोरंग ने धार्मिक आधार पर होरका पंथ की स्थापना की थी। तो ये पूरा का पूरा आज का चैप्टर रहा। कल भी आएगा। कल का मतलब यह है कि अगले शनिवार को आप लोगों को क्या मिलेगा? वो मिलेगा इसका 22वां लेक्चर, और इसके तहत हम लोग क्या देखेंगे? किसानों का विद्रोह, क्योंकि यह विद्रोह आपको जानना आवश्यक है। फिर हम लोग शुरू कर देंगे क्या? राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट, जो प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे चैप्टर प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। किसी भी वनडे एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो याद कैसे करना है? तो मैंने बोला था, प्रॉमिस किया था, प्रॉमिस भूला नहीं हूँ, बताऊंगा। रिलैक्स करिए। करना क्या है आपको चार्ट बनाना है। किस तरह से? पहले लिखिए विद्रोह का नाम, विद्रोह का समय, विद्रोह का स्थान
और विद्रोह के नेतृत्वकर्ता और विद्रोह का दमन करता। इस तरह से 5 आप क्या करेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे और कॉलम क्रिएट करके सारे विद्रोह एक साथ लिखिए। इसे तो नोट्स में बना लीजिए, इससे भी शॉर्ट नोट्स बनाने की टेक्निक बता रहा हूँ यार। अब क्या चाहिए आप लोगों को, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए रेवोल्यूशन लाने की बात की है मैंने। पूरा का पूरा हिंदी मीडियम क्या करना है, हमें टॉपर लिस्ट में देखना है। इस वजह से आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। आप लोग इसी तरह से प्यार बनाए रखिए, दोस्तों में वीडियो को शेयर करिए और हिंदी मीडियम से किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन करें, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, कोई भी जीएस का चैप्टर आपके समझ में नहीं आ रहा है, एक बार इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर विजिट करिएगा। सभी सब्जेक्ट के अलग अलग प्लेलिस्ट बनाए गए हैं और अलग अलग आप लोगों के लिए वीडियोज़ प्रोवाइड किए गए हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। पसंद नहीं आया तो कारण के साथ आप लोग इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कमेंट करके कारण जरूर बताइएगा। और हाँ, मंडे टू सैटरडे हमारी सीरीज चलती है सीएनए के नाम से, करंट न्यूज़ एनालिसिस की, उसे देखना ना भूलें। डेली सुबह 7 बजे हम लोग उसके साथ लाइव होते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें और इसी तरह से प्रिपरेशन करते रहें।